एक्चुअली मेरा इंडस्ट्री चालू हो गया और चौथे दिन बंद हो गया। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया का टिश्यू कल्चर लैब है। वी हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द 30 मिलियन सैपलिंग्स एवरी ईयर। और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है और जैसे आपने बोला आप विदेश में भी थे, आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए? सर, तो आपके अंडर ईश्वेत आप कौन से प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? बेसिकली हमारा ईश्वेत ग्रुप में अभी 4 डिफरेंट वर्टिकल है और यू कैन से द 4 डिफरेंट कंपनी है, राइट? ईश्वेत बायोटेक जो है दैट वी वर्क इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया का टिश्यू कल्चर लैब है। वी हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द 30 मिलियन सैपलिंग्स एवरी ईयर। और आज की डेट में हम मोर देन 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ यूनिक प्रोजेक्ट लाइक डेट पाम जो खजूर बोलते हैं ना, वो इंडिया में कोई नहीं करता है। वी आर द ओनली लैब वी आर प्रोड्यूसिंग दैट प्लांट्स, राइट, एंड गिविंग टू द फार्मर्स। क्योंकि इंडिया में डेट का जो है खजूर का बहुत बड़ा इंपोर्ट है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंपोर्ट रोके और इंडिया में ही हो सकता है। दूसरा हमारे पास बाम्बू का प्रोजेक्ट है। एज आई सेड दैट हरित महाराज बोल के गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें हम लोग मैंने बोला कि मोर देन 10 करोड़ सैपलिंग जो है वो हम लोग बना के किसानों को दे रहे हैं। तो ये सब यूनिक प्रोजेक्ट है। दूसरा हमारा जो वर्टिकल है या सेक्टर है वो है सीड्स में, दैट इज ईश्वत क्रॉप साइंस बोल के। तो उसमें बेसिकली हमारा ओन जेनेटिक और ब्रीडिंग प्रोग्राम है, हमारा ओन ब्रीडर्स टीम है। तो उसने हमने पिछले 7-8 साल में हमारे कुछ यूनिक वेराइटी पे काम किया। उसमें हम पूरे वेजिटेबल के सीड्स के ऊपर काम करते हैं एंड वो सीड्स अभी पैन इंडिया भी हम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। तीसरा सेक्टर हमारा बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, क्योंकि मैं ऑलवेज केमिकल के अगेंस्ट में, तो मुझे केमिकल में जाना नहीं था कि ऑर्गेनिक पे बहुत, बिकॉज आज की सबसे बड़ी समस्या ऑर्गेनिक खाना मिलना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने उसके ऊपर भी अच्छे मॉलिक्यूलर डेवलप किए और वो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करके अभी उसमें भी हम काम कर रहे हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। ये सब हम लोग एग्री इनपुट बोलते हैं हमारे टर्मिनोलॉजी में और किसानों को देते हैं, बट किसानों का क्या? तो हमने इसके लिए ईश्वत फार्म फ्रेश नाम का एक कंपनी खोला है। तो किसान जो प्रोड्यूस करते हैं लाइक बनाना है या पल्सेस है, ग्रेन्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी प्रोड्यूस है वो हम बायबैक कर रहे हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि सर्कल को कंप्लीट करें। सर, तो ये सब डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता होगा, तो इसमें चैलेंजेस क्या-क्या हैं? अभी मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज ये था कि मैं चाहता था कि मेरा कंपनी मेरे गांव में ही था, क्योंकि एज आई टोल्ड दैट मैं एक विलेज से आया हूँ और मेरे गांव से बहुत लगाव है। और मैं लोगों को ये कहना भी चाहता हूँ कि अभी कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले बड़ा बनने का, तो गांव के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लोग अभी मुझे एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोल के सब जगह ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे वही फीलिंग आता है कि ये सक्सेस मेरा अकेले का नहीं, पूरे मेरे गाँव वाले का है, मेरे टीम का है, मेरे फैमिली मेम्बर्स का है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मुझे वो जो प्रोजेक्ट गाँव में डालना था, इसलिए मेरे पास बहुत चैलेंजेस थे। क्योंकि मैंने जहाँ पे प्रोजेक्ट डाला है उस जगह का नाम है सिंधे के राजा। ये बहुत होली प्लेस भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मदर का, माँ जिजाऊ का बर्थ प्लेस भी वो, और आई बॉर्न एंड बॉटम देयर, राइट। तो मैं गाँव में इसलिए डालना चाहता हूँ कि मेरे एरिया के लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता था। जैसे ईश्वत का आपने देखा तो हमारा मेजर जो कंसेप्ट है दैट इज द वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसलिए मैंने गांव में डाला। तो पहला चैलेंज ये था कि वहाँ पे जैसा इंडस्ट्रियल जोन रहता वो नहीं था, तो रॉ लैंड पे हमने डाला। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने 10-15 किलोमीटर से खींची। देन वाटर का भी वही किस्सा था। देन उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करना, ये सब स्किल सेट वाले, जैसे पुणे बॉम्बे में या दिल्ली में आपको आराम से लोग मिलते हैं, टीम मिलती, मशीनरी मिलती, वो चैलेंजेस थे। तो ये फर्स्ट फेज में ये चैलेंजेस था जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। बट आई टेल यू द वन थिंग, बिगेस्ट चैलेंज वाज द स्किल सेट। बायोटेक्नोलॉजी, आपने ही पहले पूछा कि बायोटेक्नोलॉजी भारी वर्ड है तो भारी लोग लगते हैं, बराबर है, तो डेफिनेटली भारी लोग लगते हैं उसमें। तो वो एक चैलेंज था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ग्लोबली जो घूमते हैं ऐसे गांव में आके रहेंगे क्या, वहाँ पे काम करने वाले लोग रहेंगे क्या? यहाँ पे बहुत ही स्किलफुल लोग लगते हैं। बट मैं आपको प्राउडली, जैसे मैंने बोला कि उमर एम्पावरमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, 90% महिलाएं हमारे यहाँ काम करती हैं। तो उसमें भी ये ईश्वेत बायोटेक इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड, उसमें से 60% लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता। आप मेरे इंडस्ट्री को विजिट करोगे तो आपको यूनिफॉर्म में आते हैं साइंटिस्ट लगते हैं, पर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। रीज़न ये है कि जो गांव में जो महिलाएं काम करती खेतों में, हमने उनको इकट्ठा किया, उनको 1-2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसके साथ में उसका स्किल डेवलप करके अभी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज था। आई टेल यू द वन स्टोरी इन बिटवीन दैट। एक्चुअली मेरा इंडस्ट्री चालू हो गया और चौथे दिन बंद हो गया। वो इसका रीज़न ऐसा होगा कि जो गाँव से महिलाएं आ रही थी, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में आपको
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है। ये लैब रहती है ना, इसीलिए तो आप साड़ी पे नहीं रह सकते। हुँ, लेट्स एग्जाम्पल, आप हेयर ओपन नहीं रखते। देयर आर मेनी थिंग्स, ग्लव्स पहनने पड़ते ग्लोव्स हैं। पहने, ये इनके लिए सब नया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट था यूनिफॉर्म। गाँव में साड़ी पहनती है, हमारा बहुत रूरल एरिया इधर में आता है। तो चौथे पाँचवें दिन लोग आए ही नहीं। तो 2 दिन इंडस्ट्री एकदम 100-200 लोग आए ही नहीं, तो हमें लगा क्या हुआ? देन आई स्पोक टू माय टीम एंड आई केम टू नो दैट कि वो लोग इसलिए नहीं आ रहे कि गाँव में लोग उनको मैडम मैडम बोल रहे हैं। एंड मैडम इज़ अ सम डिफरेंट वर्ड, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो सब महिला इकट्ठा आई और बोला हम नहीं जाएँगे। संस्कृति के खिलाफ है ऐसा। संस्कृति के खिलाफ है, लाइक ऐसे। तो हमने उसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की। फिर मैंने बोला कि आप एक बार आइए। देन 2-3 दिन उनका सेशन रखा है। मैडम का मतलब क्या होता है? मैडम मतलब पढ़े-लिखे होते हैं। मैडम मतलब नॉट ओनली पढ़े-लिखे, आप क्या बोलते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको मैडम बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं। ऐसे उनको कुछ वीडियो दिखाए हमने बहुत जगह। वुमेन एम्पावरमेंट जो बाकी जगह हुआ, जो चैलेंजेस आए, वो पूरे वीडियो दिखाए। इनफैक्ट आपने जो हिस्टोरिकल कुछ वीडियो होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई से लेके, माजिदौ से लेके, सावित्रीबाई फुले के, हाउ उन्होंने क्या ट्रैवल किया और कैसे वो लोग आगे आए। एंड देन वो चालू हो गया। तो उससे हमारे लिए मैनेजमेंट में एक लेसन लर्न ऐसा था कि जब भी कभी आप इसकी डेवलपमेंट करते हैं, उससे पहले उनका कल्चरल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। रीज़न क्या होता है, ये उनके लिए एकदम डिफरेंट कल्चर रहता है, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट कल्चर, और वो तो गाँव में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों पे, तो ये सब दिक्कतें आते गई। बट ऑनेस्ट एफर्ट और टीम, जैसे मैंने बोला, साथ में थी, तो चलते गए। और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है और जैसे आपने बोला आप विदेश में भी थे। तो अभी ब्रेन ड्रेन की जो समस्या हमारे देश में है कि हमारे जो सारे जो नौजवान हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके सीखना चाहते हैं, वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए और उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? एक्चुअली नो डाउट कि मैं थोड़ा जर्नी बताता हूँ। बचपन में मैं, जब आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड का, मैं खेत में गया और मैंने एयरक्राफ्ट देखा, एरोप्लेन देखा। तो मुझे बड़ी इच्छा हो गई कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है। तो फिर मैं आया, तो उस टाइम पे टीचर मतलब लाइक अ फादर होते थे, पेरेंट्स होते थे। तो मैंने मेरे टीचर को बोला कि मुझे एक बार एरोप्लेन में बैठना। तो टीचर भी टीचर होते हैं, वो बहुत, उसको पता चला कि ये तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। तो उन्होंने बोला, इसके लिए ये जो एरोप्लेन है, आपको पता है अमेरिका जाता है, और अमेरिका जाने का मतलब होता है आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, आपको बहुत ये करना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में वो बहुत बैठा। तो इतना तो टैलेंटेड नहीं था मैं, बट फिर मैंने पढ़ना चालू कर दिया। देन जैसा मेरा स्कूलिंग तो एकदम पेड़ के नीचे हो गया, हमारे गांव में स्कूल भी नहीं था। वो सब जर्नी कर कर के जब मैं 12th में गया, तो मैं 12th साइंस में, आई एम ड्रॉप आउट, जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं ड्रॉप आउट हुआ। देन बाद में 1 साल के बाद में मैंने सोचा कि दोबारा पढ़ने के लिए जाएंगे, तो मैंने साइंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि साइंस के लिए ट्यूशन लगाना पड़ता है, पैसे नहीं है, तो मैंने आर्ट्स में किया। देन उसके बाद में मुझे पता चला कि मैंने आर्ट्स में किया, तो इसका मतलब मैं यूएस नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। वहाँ पे तो इंजीनियर जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, तो उनके लिए तो आपको साइंस लेना पड़ता है और इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैं तो नॉन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। तो उसके बाद में बेसिकली देन मैंने बीए इंग्लिश किया, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में किया। और वो करने के बाद भी मुझे पता चला कि मैं जा नहीं सकता हूँ, तो फिर मैंने मैनेजमेंट की डिग्री की और एक बार फिर मैं लाइक यूएस चला गया। तो मैं ये आपको ये बताता था, एक टाइम में यूएस जाने के लिए या फॉरेन जाने के लिए बहुत ही मेहनत करता था, और वापस आना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो 10-12 साल के बाद में, लेकिन मुझे जब भी मैं वहाँ गया 2-3 साल मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ देख के, इन टर्म्स इन मनी, इन टर्म्स इन सब ग्रोथ हो रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं जिस धरती से आया हूँ, जिस कंट्री से आया हूँ, जिस गाँव से आया, तो मुझे कुछ वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो सब मेरे मुझे लाइक वो हमेशा मेरे जर्न में रहता था। एंड देन इन 2013 आई डिसाइडेड, नो, वी शुड स्टॉप नाउ एंड आई शुड गो बैक टू कंट्री, डू समथिंग फॉर सोसाइटी, क्रिएट रूरल एम्प्लॉयमेंट, वर्क ऑन अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में करे। तो ये मेरा जर्नी था। तो वहाँ से मैं वापस, आपने बोला कि यूथ जाते नहीं आते, लेकिन मैंने जो देखा है कि जब भी लोग बाहर जाते हैं तो 2 तरह के लोग बाहर जाते हैं। अभी जैसा मैं गया तो मैं मजबूरी में गया कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में बहुत पैसे मिलते हैं, डॉलर रहते हैं, क्योंकि गरीबी मैंने बचपन से देखी थी। तो इसलिए मैं गया, मेरा बाकी कोई मकसद नहीं था, और दुनिया घूमे, क्या होता है दुनिया में। लेकिन आना यह था कि पेरेंट्स भी ये, अभी कुछ लोग जो हैं वो आई डोंट वांट टू से दैट दे आर ओनली करियर ओरिएंटेड, पर उनका पक्का इरादा रहता है कि वहाँ जाके कैसे भी कर और वही रहना है। लेकिन मैंने इतने बुरे हालत में लोगों को रहते हुए देखा है वहाँ पे कि वो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो वहाँ रह जाते हैं। बट अभी आप 3-4 साल में देखो कि ये चेंज हो गया। अभी आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ती है कि ये फॉरेन से रिटर्न आया, कोई यूएस से आया, कोई जर्मनी कनाडा से आया, इसने यहाँ पे स्टार्टअप किया, स्टार्टअप चल रहा है,
किसी ने भैंस का क्या बोलते तबेला डाला है, किसी ने कुछ किया, किसने कुछ किया, तो वो ट्रेड हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पीपल अंडरस्टैंड दैट ये इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटी, 10 साल पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए लोग वहाँ जाके रुक जाते थे, बैठ जाते थे। बट अभी इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक टू इंडिया एंड डूइंग देयर ओन समथिंग, ऐसा कर सर तो किसी भी टाइप के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी गवर्नमेंट के पॉलिसीज वो जिस तरह से सब मैनेज करता है जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि हमारा डेवलपमेंट कितना होता है देश का। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट? नहीं, मैं इंस्टेड ऑफ सजेशन से पहले अभी बोलूँगा कि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने बहुत चेंजेस किए, बहुत सारी पॉलिसी ओपन की, स्पेशली एग्जिम पॉलिसी जो अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली पॉलिसी में बहुत बदलाव लाए। इसकी वजह से क्या हो जाए कि इंडियन जितनी कंपनी उसके लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, तो वो बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पॉलिसीज है, सब्सिडीज है, सब सबवेंशन है, इंटर सबवेंशन है, बैंक को फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है। देर आर द मेनी डिफरेंट स्कीम दे लास्ट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनफैक्ट लैंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट करी, वो सब है। लेकिन आई वुड से मेरा सजेशन के बदले मुझे ऐसा ओपिनियन लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट गवर्नमेंट में अपने भी इंडिया में अभी बहुत डॉक्यूमेंटेशन पार्ट थोड़ा सा हरासमेंट जैसा लगता है, फाइल ये टेबल से वो टेबल पे मूव कर रही है। इनफैक्ट वी आर ऑन द ऑनलाइन एंड ऑल राइट, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए। और दूसरा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स या कोई नया बिजनेस में लाना चाहते हैं उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री होना चाहिए, जैसा स्टार्टअप मिनिस्ट्री होना चाहिए। जैसे अभी एआई की बात की है तो मैंने यूएई में गया था, दुबई में, सो एक मिनिस्टर को मुझे मिलना था। यूएई इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, वहाँ पे एआई मिनिस्ट्री है सेपरेट, तो टेक्नोलॉजी से लेके वो लोग चलते हैं। वैसा इंडिया में होना चाहिए, अपनी यहाँ एक ही मिनिस्ट्री, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वो बंदा घूमते 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 चक्कर आके कहीं गिर जाता है। सर तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात हो गई, लेकिन अब जो स्किल इंडिया की बात हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर पे देखिए क्या व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स शुड बी डेवलप? एक्चुअली आप देखो तो गवर्नमेंट में स्किल डेवलपमेंट में पिछले 10 साल से बहुत काम हो रहा है, इनफैक्ट इन एग्रीकल्चर। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्किल काउंसिल बनाया है, जैसे ASCI बोल के एक है, तो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम का स्किल है। तो उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो फील्ड है, लेट्स एग्जांपल एग्रीकल्चर में जो कुछ भी काम होता है तो वो स्किल डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट से किया जाता है। उनके डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स है, एंड मैं थोड़ा प्राउडली आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, राइट। पिछले 10 साल से हम जुड़े हुए हैं उसके साथ में, तो उनका सिलेबस है या लेट्स एग्जांपल उनको कुछ भी चाहिए तो हम लोग देते रहते हैं, तो वो एक काम है। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि रियल लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे वो स्किल डेवलप नहीं हुए हैं। अभी भी मैंने जैसे बोला कि इंडियन एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स इन द अपने पास जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, जो फेवरेबल कंडीशन है खेती करने के लिए, लेकिन हम पीछे क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज नहीं, इसका मतलब यहाँ पे अभी भी अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ऐसा देखा जाता है कि जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं खेती बाड़ी करे, बट ऐसा नहीं है। अभी यू कैन सी दैट देयर आर द मेनी फार्मर, दे आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBA, ये लोग बहुत ही अच्छी तरह खेती कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास स्किल है, इसलिए वो बेटर कर रहा है। अब इसके पिताजी भी बेटर कर सकते थे, ऐसा नहीं कि खेती वही है, मिट्टी वही है, एनवायरनमेंट वही है, सब कुछ वही है, उसके कंज्यूमर भी वही है, लेकिन ये क्यों सक्सेसफुल है? उसका स्किल है। तो वो थोड़ा सा स्किल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अभी भी जो ट्रेडिशनल बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल खेती होती है और एक टेक्नोलॉजी खेती होती है, तो वो ट्रेडिशनल खेती के तरफ अभी भी अपने यहाँ किसानों का बहुत लगाव है। तो उनको ट्रेन करके गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है गवर्नमेंट, उनको ट्रेन करके अपने इसमें ला रहे हैं। एग्जाम्पल मेरा मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूँ कि नाउ द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया बिग वे। उसका मतलब होता है अपने ग्रीन हाउस से देखे होगे तो उसके अंदर नहीं रहे। तो इनिशियली किसान ये करना नहीं चाहता था कि भाई टोमेटो बाहर आ रहा है तो मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पॉलीहाउस में क्यों करूं, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन थोड़ा एक्सटेंड। हाँ, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है कि ग्रीन हाउसेस होते हैं उसके अंदर करते हैं। एक होता है ओपन कल्टीवेशन। ओपन कल्टीवेशन मतलब आप खेत में डायरेक्ट लगा देते हैं। तो खेत में ओपन कल्टीवेशन में चैलेंजेस बहुत होते हैं। आप वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, जैसा नेचर का एनवायरनमेंट है उससे चलना पड़ता है। बारिश आ गया आप रोक नहीं सकते, लेट्स एग्जांपल बहुत धूप हो गया उसको कम नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये होता है कि फेवरेबल कंडीशन क्रॉप को की जाती है। लेट्स एग्जांपल उसको 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो वो
हमेशा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। लेकिन इनिशियली मैंने जैसे बोला कि किसान ये करना नहीं चाहते, जब उसको स्किल से डेवलप करना गवर्नमेंट ने चालू कर दिया, उसके बेनिफिट दिखाए, तो अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन बहुत हो रहा है। किसान को पता चल गया कि इसका यील्ड बहुत 3 टाइम्स आता है, मैन पावर कम लगता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल है। बट ये अभी भी क्या हो गया कि कुछ एरिया में हो गया, कुछ एरिया में नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी भी काम करना चाहिए। दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे एनजीओज हैं, एनजीओ का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द एग्रीकल्चर इन स्किल डेवलपमेंट में है। वो गाँव गाँव में जाते हैं, उनके जो वॉलंटियर रहते हैं, किसानों को समझाते हैं। इनफैक्ट उनको पूरी तरह का मेन मतलब कोई कारपोरेट से जुड़े उसके सीएसआर जो फंड आते हैं उसमें उसको प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, वट एवर लाइक दैट, वट एवर द शेयर दे कैन डू इट, दे आर डूइंग इट दैट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो कारपोरेट सेक्टर भी अभी वो भी 2 कदम नहीं, मैं बोल रहा हूँ 100 कदम आगे आ रहा है। तो दैट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडियन एग्री के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो अभी मुझे लगता है ये सब मिलकर 4-5 साल हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बहुत बार लगता है कि गवर्नमेंट का जिम्मेदारी, मुझे लगता है हमें भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ऐसा हो जाएगा तो एक अच्छा स्किल सेट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इंडिया के लिए देगा। और एक आपको बात बताओ, जैसा डोमेस्टिक प्लेसमेंट आपने सुना होगा, अभी इंटरनेशनल प्लेसमेंट आ गया। यू कांट बिलीव दैट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि बहुत सारे कंट्री में अभी लोग नहीं काम करने, बहुत सारे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग एंड गिविंग वर्क टू द मेनी कारपोरेट जो मैन पावर सप्लाई में काम करते हैं। वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को रिक्रूट करके उनका स्किल से डेवलप करके बाहर भेजे। अभी जापान, साउथ कोरिया, यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत डिमांड है। तो ये अच्छी एक स्टेप है, गुड मूव है कंट्री के लिए भी। सर आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के बिना हम सब अपाहिज है, और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं एक एआई का ही स्टूडेंट हूँ। तो एआई कैसे फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में आ रहा है, और हाउ कैन इंडिया लीड व्हेन इट कम्स टू एआई एंड एग्रीकल्चर? दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन विच यू आस्क, बिकॉज ये मेरा ऑलवेज ड्रीम रहा बीइंग द आईटी गाइड। मुझे हमेशा लगता है कि टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज हो जाएगा एग्रीकल्चर में, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एआई एंटर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत लोगों को काम नहीं रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बट बिलीव मी, एआई इज गोइंग टू प्ले वेरी बिग important and crucial role in future in the agriculture, Indian agriculture industry और Indian agriculture sector। अभी मैं AI के बारे में बताता हूँ बेसिकली कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर में AI जो है 2-3 चीज़ों में हम बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि सोइंग से लेके टिल हार्वेस्ट तक, उससे मार्केट तक, ये पूरा लिंकेज AI से हो सकता है। जैसे फार्मर ने क्रॉप लगाया, वो बेचारे को पता नहीं रहता कि उसमें तो क्या डिजीज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर। थ्रू द AI you can just catch the photo, you can understand what exactly is there and क्या पेस्टिसाइड या क्या फर्टिलाइजर्स को देना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, राइट टाइम पे राइट सॉल्यूशन वो अप्लाई करेगा, उससे पैसे भी बच जाएंगे और उसका यील्ड भी आ जाएगा। तो यह का ये मेजर रोल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट टोटली सिस्टम, देखो हमारे खेत में बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम जब एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पहुँचने तो वो खराब हो जाता है। आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ द यूएई और सऊदी, समथिंग लाइक दैट। इट जस्ट द 8 डे ट्रांजिट है। जैसा हम बनाना में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, 8 दिन में वहाँ पे हमारा बनाना पहुंच जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत बार। वही इक्वाडोर से जो बनाना आते हैं या ग्वाटेमाला से वो लोग बनाना लाते हैं, 38 डेज लगता है। कितना? 38 डेज वहाँ पहुंचने में दुबई में, तो भी वो फ्रेश रहता है, बिकॉज दे यूज द कंप्लीट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम डे वन। प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सब कुछ करते हैं। एआई का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट भी आते हैं। दूसरा, IoT प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल इसमें काम कर सकता है। जैसा मैंने अभी, जैसा आप प्याज की खेती में मैंने बोला, अभी AI हम लोग सब प्याज में यूज करेंगे तो हमें क्या है, सब पता चल जाएगा कि फार्मर ने कब प्लांटेशन किया है और डिफरेंट टाइम पे फार्मर, मतलब जो प्लांटेशन विंडो रहता है ओनियन का, वो पूरा 1.5-2 महीना रहता है, राइट। तो वो पर्टिकुलर 2 महीने में फार्मर प्लांटेशन करते हैं, तो वो कब मटेरियल आ जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी बहुत इजी हो जाएगी कि हमें कब एक्सपोर्ट करना है, कब इंपोर्ट करना है। प्राइस कंट्रोल के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग AI का जो होगा वो ये होगा कि खेती में जो लागत लगेगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज ही नोज व्हाट एग्जैक्टली ही हैज टू डू। और यील्ड बढ़ेगा तो किसान का इनकम बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में किसान को लखपति या करोड़पति की जो बात हम लोग गवर्नमेंट करती है या डबलिंग इनकम ऑफ द फार्मर करती है, ये AI के सिवाय हो नहीं सकता है।
ये मेरा मानना ही नहीं है, मुझे 100% इसके ऊपर विश्वास है और एआई में वो काम होना चाहिए। अभी रही बात ईश्वेत की, जैसा आपने बोला कि आप एआई स्टूडेंट है एंड तो मुझे रिक्वेस्ट है आपके जैसे स्टूडेंट या आपके जैसे लोगों की, आप एआई में आओगे लेकिन बाकी जैसा एविएशन है, लेट्स एग्जांपल माइनिंग है, मेटल है, ऑटोमोबाइल है, उसमें बहुत लोग जाएंगे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एआई में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी, आपका जो नया टैलेंट पूल है वो जो एआई में आएगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव इंडियन एग्रीकल्चर में आएगा। सर तो एआई की एक तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर अगले 10 साल में और क्या स्किल सेट जरूरी है? क्योंकि हम पिछले 10 साल की बात करें कि अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट है, तो अगले 10 साल में क्या क्या और होना चाहिए, और वेयर डू यू सी ईश्वेत एंड टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू प्लेइंग अ रोल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट? मुझे अभी लगता है कि अपने इंडियन एग्रीकल्चर के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहला जो है वो है गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। उसको बेस्ट क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर एग्री इनपुट में जो भी कंपनीज काम कर रही है, उनको वन ऑफ द बेस्ट वेराइटी, बेस्ट मॉलिक्यूल पे काम करना चाहिए। बेस्ट यील्ड देने वाला, डिजीज रेजिस्टेंस वाला, वायरस रेजिस्टेंस वाला, ये सब करके किसान को देना चाहिए। तो वो एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज अपने यहाँ प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत है। अभी बहुत सारे किसान को पता चल गया कि क्वालिटी प्रोडक्ट लाना है, मार्केट में लाना है, ग्लोबल डिमांड क्या है, तो अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट एक्टिंग। इट इज नॉट लाइक दैट, बट बिगेस्ट चैलेंज जो होता है हमारे यहाँ कि उसको किस पोस्ट सर्विस और प्री हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो कर नहीं सकता है। तीसरा चैलेंज जो है इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, देखो हम हमारे लिए तो प्रोड्यूस कर रहे चल रहा है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट में हमारा, वी टॉक अबाउट द इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, बट आपको पता है हमारा 7-8% भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट नहीं है, विच इज नॉट गुड एट ऑल, राइट। वो बढ़ाने के लिए हमको वर्ल्ड लेवल पे क्या चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बोला कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। ऑन टाइम उसको पहुंचना मार्केट में बहुत जरूरी है। आपको तो फ्रेश वेजिटेबल चाहिए, आपको तो फ्रेश फ्रूट चाहिए, एग्जाम्पल, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है उसके लिए गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, लेकिन बाकी कारपोरेट भी कर रही है। तो जगह जगह पे कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए हमारे, ताकि हम वो कोल्ड स्टोरेज में रखें और उसको ये करें। दूसरी बात जो है कि वो ऑन टाइम वो पहुंचना चाहिए सब जगह। जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, बाय सी हो, बाय एयर हो, वट एवर लाइक दैट, तो वो सिस्टम पे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े बहुत चैलेंजेस है। और रही बात ईश्वेत की, तो एज अ ईश्वेत हम लोग, मेरा यही देवन से कहना है कि बेस्ट टू बेस्ट फार्मर को दो विद द टेक्नोलॉजी। तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग एग्री इनपुट में काम कर रहे हैं, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, हम प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द फार्मर्स आल्सो, स्किल सेट भी उसका डेवलप कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे लगता है कि इसको टेक्नोलॉजी का जोड़ होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि मैं प्राउडली आपको कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड वन मोर इंडस्ट्री इन एआई IoT एंड ब्लॉकचेन में हम काम करना चाहते हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं चाहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एआई टेक्नोलॉजी उसको किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। उसके ऊपर हम लोग विश्व काम करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जेनेटिक्स में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के आप देखोगे तो वायरसेज जो है, नॉट ओनली क्रॉप पे, इंसानों पे भी बहुत वायरसेस आ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा काम करना बहुत जरूरी है। तो उसलिए हम एक जेनेटिक्स लैब भी हमने अभी सेटअप किया है। उसके जेनेटिक्स लैब के इसमें भी हम किसानों को हेल्प करें कि जैसे लेट्स एग्जांपल वो एक उसके क्रॉप का पत्ता लेके आ सकता है, हमको दिखा सकता है। हमारी जो साइंटिस्ट है दे कैन फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज देयर, उसको सॉल्यूशन बताए। सॉइल टेस्टिंग हुआ है, वाटर टेस्टिंग हुआ है, क्या क्रॉप लेना चाहिए, उसका यील्ड कैसे बढ़ाए, उसमें सब हम ईश्वेत ग्रुप काम कर रहे हैं।